दे दूंगी तो वो फोन नंबर से भेज दे। हाँ तो ठीक है, भेज देना उनको। मैंने भी ऑनलाइन ही मंगाई थी बुक। हम्म। नहीं, अच्छा, मेरे पास ऑनलाइन मंगाई। दूसरे हैं तो पाठ छुट की है तो सही, दो तीन शास्त्र हैं। एक तो वो कल्पना नहीं बहन होते का है हैं। मेरे पास। कल्पना बहन का तो मैं मंदिर से ही लाई थी। उपसंहार इजी है, मैंने पढ़ा है। अभी चार सारा पांच पूरा। पेज, नहीं 5 पेज और रह गए। अच्छा नहीं, मेरे मतलब हो रहे, मेरे भी काफी हो रहे हैं वैसे। शुरू शुरू का हाँ ज्यादा इजी लगा। हाँ, शुरू वाला नहीं, बाकी भी इजी है, आप पढ़ेंगी ना तो आपको लगेगा। असल में ना एक टाइम बैठ के पढ़े तो जितना पढ़े गए उतने पढ़े, फिर उसके बाद बस ऐसे ही हो गया। अभी मैं भी नहीं पढ़ा। मैं भी बस पार्ट पार्ट करके पढ़ रही हूँ। थोड़ा 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 नहीं है थोड़ा नहीं थोड़ा। तो फिर उसका पढ़ लेंगे, फिर दोबारा टाइम मिलेगा तो। हाँ हाँ, और क्या। वो क्या एक साथ पढ़ा भी नहीं जाता बैठ के, तो थोड़ा थोड़ा जब टाइम मिला पढ़ लिया। हाँ। जय जिनेन्द्र मंगलाचरण। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है, 5वां अध्याय का रिवीजन हम कर रहे हैं। अजीव तत्व का, अजीव द्रव्य का विस्तार से वर्णन किया गया है इस अध्याय में। हमने अभी तक 25 सूत्रों का रिवीजन किया है। उद्गल के भेद हमने देखे थे कल। उद्गल दो प्रकार का है, एक अणु रूप में है और एक स्कंध रूप में है। तो पुद्गल का सबसे छोटा अंश जिसका दूसरा विभाग न किया जा सके वह कहलाता है अणु या परमाणु। और वह आदि मध्य और अंत रहित होता है परमाणु। और कैसा होता है? तीन चार चीजें बताई थी ना। और इंद्रियों से, इंद्रिय गोचर नहीं होता है। ये ऐसा अविभागी पुद्गल परमाणु ही अणु है। यह पूरा एक संपूर्ण द्रव्य है। हाँ, ये बात विशेष ध्यान में रखने योग्य है कि जो पुद्गल परमाणु है वह संपूर्ण एक द्रव्य है। ठीक है, तो कल ये चर्चा हो गई थी हमारी। अब ये जो अणु और स्कंध हैं, तो उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये वाली चर्चा हमने इस 26वें सूत्र में हम देखेंगे। ये गेट बंद कर देना। अणु और स्कंद इन दोनों की उत्पत्ति कैसे होती है, तो उसका नियम बता रहे हैं। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। भेद से, संघात से और भेद संघात से स्कंधों की उत्पत्ति होती है। भेद से मतलब टूटना, भेद मतलब टूटना। संघात मतलब मिलना, अलग अलग परमाणुओं का मिलकर एक हो जाना, उसे संघात कहते हैं। और भेद और संघात से मतलब दो परमाणु के संघात से दो प्रदेश वाला स्कंध उत्पन्न होता है। दो प्रदेश वाला एक स्कंध और एक अणु के संघात से या तीन अणुओं के संघात से तीन प्रदेश वाला स्कंध उत्पन्न होता है। ये केवल उदाहरण है। ठीक है,
दो दो प्रदेश वाले दो स्कंदों के संघात से, संघात मतलब मिलने से, या फिर तीन प्रदेश वाले एक स्कंद और एक अणु के संघात से, या चार अणुओं के संघात से चार प्रदेश वाला स्कंद उत्पन्न होता है। इसी प्रकार संख्यात, असंख्यात और अनंत अनंत अणुओं और स्कंदों के संघात से उतने उतने प्रदेशों वाले स्कंद उत्पन्न होते हैं। जितने अणु होंगे होंगे उतने परमाणु का वह स्कंद कहलाएगा। इसी प्रकार संख्यात आदि परमाणुओं के स्कंद के भेद से दो प्रदेश आदि के स्कंद उत्पन्न होते हैं। किन्हीं के भेद से और किन्हीं के संघात से, यानी भेद संघात दोनों से भी स्कंदों की उत्पत्ति होती है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण इसमें जो हमने अभी रामजी भाई वाली जो टीका पढ़ी थी ना, उसमें बहुत ही अच्छा इसका स्पष्टीकरण उसमें ज्यादा अच्छा दिया है इसका। इसमें बिल्कुल उससे समझाया है, एक एक अणु के उससे। 100 परमाणुओं का स्कंद है। एक जो एक स्कंद है, समझ लो ये 100 परमाणुओं से बना है ये स्कंद। उसमें से 10 परमाणु अलग हो जाने से 90 परमाणुओं का स्कंद बना। ये टूट जाए, इसका एक हिस्सा टूट जाए, ये हिस्सा अलग हो जाए, तो समझ लो कि ये 10 परमाणु अलग हो गए। तो ये कितने परमाणु का स्कंद बचा? ये बचा, दिखाई दे रहा है? केवल ये इधर का हिस्सा बचे है ना, ये वाला टूट गया, इधर का हिस्सा बचा, तो ये समझ लीजिए 90 परमाणुओं का स्कंध बचा। तो ये क्या हुआ? ये भेद हुआ, संघात हुआ, या भेद संघात हुआ? क्या हुआ है? कौन बताएगा? अनीता जी। भेद हुआ मैडम, भेद, जय जिनेन्द्र वेरी, मैडम। भेद, तो ये भेद का उदाहरण है कि इसमें से 10 परमाणु अलग हो गए लेकिन फिर भी ये स्कंद बना का बना है। तो ये भेद से भी एक स्कंद बना है। उसमें से 10 10 परमाणु के मिलने से 110 परमाणुओं का स्कंद हुआ। संघात। हाँ, उसमें से मतलब 100 परमाणुओं का जो स्कंद था, ये पूरा 100 परमाणु का स्कंद है, इसमें 10 परमाणु और मिल गए तो 110 परमाणुओं का यह स्कंद हुआ। मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते इसमें? ये तो फिक्स एक डब्बा है ना, इसमें तो नहीं मिलेंगे ना। ये तो एक पूरे 100 परमाणु का स्कंद है, तो इसमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? कंफ्यूजन? कंफ्यूजन है क्या सबको, या है पक्का निर्णय इसमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मंजू जी। मिल सकते दीदी। इसमें ये तो पूरा बना बनाया डब्बा है ना एक। तो परमाणु तो आते भी हैं जाते भी है ना दीदी। हाँ बिल्कुल ठीक है। हमें दिखाई नहीं दे कि मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं इसमें, लेकिन इसमें प्रति समय परमाणु आ भी रहे हैं और इसमें से निकल कर जा भी रहे हैं। ठीक है। तो उसमें 10 परमाणुओं के मिलने से, कभी इसमें ऐसा हुआ कि 10 परमाणु मिल गए तो कितने परमाणुओं का यह पिंड होगा, कितने परमाणु का स्कंद होगा? 110 परमाणु का यह स्कंद हो जाएगा। तो ये कैसे हुआ? भेद से, संघात से, या भेद संघात से? किससे हुआ नमिता जी? जैसने दीदी दीदी ये संघात से हुआ। हाँ, संघात का अर्थ क्या है? जुड़ना, मिलना किस। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इसमें 10 और परमाणु आकर मिल गए या उनका संघात हो गया, तो संघात से यह स्कंद बना। फिर उसी में ही एक साथ 10 परमाणु के अलग होने और 15 परमाणु के मिल जाने से 105 परमाणुओं का स्कंद हुआ। यह भेद संघात का उदाहरण है। मतलब ये जो दिखाई दे रहा है हमें स्कंद एक, इसमें से निकल गए कितने? 10 परमाणुओं का हो गया भेद और 15 परमाणु का हो गया संघात। तो ये कितने परमाणु का स्कंद हो गया? 115। 105। हाँ हाँ, 105, क्योंकि 10 निकल गए थे ना, तो 105 बचे। तो 105 परमाणु का ये जो स्कंद है वह कैसे बना, किस विधि से बना है? 105 परमाणु का स्कंद किस विधि से बना, संगीता जी? दीदी भेद और संघात से। हाँ, भेद संघात से, बिल्कुल ठीक है। तो ये तीनों उदाहरण हमको समझ में आ जाना चाहिए, भेद, संघात
और भेद संघात। भेद संघात से क्यों? क्योंकि इसमें भेद भी हुआ है और संघात भी हुआ है, मतलब टूटना भी हुआ है और मिलना भी हुआ है, जुड़ना भी हुआ है, इसलिए यह भेद संघात का उदाहरण है। तो इस तरह से स्कंधों की उत्पत्ति इस तरह से होती है। उत्पत्ति, अब देखो, उत्पत्ति शब्द का अर्थ यहाँ पर उत्पन्न होना नहीं है, निर्माण होना है। कैसे उनका? क्योंकि उत्पन्न तो होंगे नहीं, उद्गल परमाणु तो अनादि निधन है, अनादि से थे और अनंत काल तक रहेंगे, तो उनकी तो उत्पत्ति होती नहीं है। तो निर्माण होता है, स्कंद बनता है। तो वो कैसे बनता है? भेद से भी बनता है, संघात से भी बन जाता है। मतलब जैसे हमने इसमें देखा था ना कि 10 परमाणु अलग हुए, तो ये 10 परमाणु का स्कंध एक अलग हो गया और 90 परमाणु का स्कंध एक अलग हो गया। तो इस तरह से भी स्कंद बन जाते हैं, है ना। और संघात से भी ये मिल गए पूरे इसमें, तो ये संघात से भी बन गए स्कंध, और भेद संघात से भी। इस तरह से 3 विधियों से स्कंध बनता है। ठीक। और ये तो स्कंध बना। अणु कैसे बनता है? भेदादणु। अणु की उत्पत्ति स्कंधों के टूटने से ही होती है, संघात से नहीं होती। ये नियम रूप से बताया यहाँ पर। जब भी कोई अणु होगा तो वह टूट कर ही अणु बनेगा, मिलकर अणु नहीं बनेगा। किसमें मिलेगा? क्योंकि अणु के तो इसी टुकड़े में होते नहीं है। अणु के टुकड़े होते हैं क्या? नहीं हो। हम्म। तो अणु के टुकड़े नहीं होते, तो अणु के टुकड़े यदि हो जाए तो वो मिल भी जाए, लेकिन अणु के तो टुकड़े हो ही नहीं सकते। वो स्वयं ही एक मतलब उसका विभाग दूसरा हो ही नहीं सकता। इतना सूक्ष्म अंश है वह, पुद्गल का सबसे छोटा अंश है, उसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता, इसलिए उसमें कोई मिल भी नहीं सकते और मिल करके अणु बना भी नहीं सकते। इसलिए अणु की उत्पत्ति कैसे होगी? अणु की उत्पत्ति केवल भेद से ही होगी, टूटने से ही होगी। कैसे होगा भेद? जैसे ये स्कंध है, इसमें से एक अणु निकल गया, एक परमाणु निकल गया, तो इस तरह से परमाणु की उत्पत्ति हो गई, परमाणु का निर्माण हो गया। ठीक है। तो हुआ कैसे? ये भेद से ही हुआ, संघात से नहीं होगा। और जब संघात से नहीं होगा तो भेद संघात वाला भी ऑप्शन खत्म हो गया इसमें, तो एक ही ऑप्शन बचा, भेद से ही होगा अणु का निर्माण। ठीक है। तो ये शॉर्ट में हमने ये देख लिया अणु और स्कंधों की उत्पत्ति का नियम क्या है। फिर अब दिखाई देने योग्य स्थूल स्कंध की उत्पत्ति का कारण क्या है, या कारण या प्रोसेस क्या है। जो दिखाई दे रहे हैं हमें स्थूल स्कंध, स्थूल मतलब आंखों से जो दिखाई दे रहे हैं हमें, या मोटे स्कंध, वो कैसे बन जाते हैं, उसकी उसकी विधि क्या है। तो उसके लिए अगला सूत्र दिया है, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। 28वां सूत्र है, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। समझ में आ रहा है सबको? अनुज जी, भाई साहब, निशा जी, विशु जी, उषा जी, सरिता जी। हमने अभी देखा अणु और स्कंद की उत्पत्ति कैसे हुई, तो वो सबको समझ में आ जाना चाहिए। हाँ जी। जी दीदी, आ गया, आ गया, आ गया दीदी। हाँ ठीक है। अब जो अचाक्षुष स्कंद हैं वह चाक्षुष कैसे बनते हैं, मतलब अचाक्षुष मतलब जो आंखों से नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कोई पुद्गल है क्या जो आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है? अनंत पुद्गल ऐसे हैं जो आंखों से नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ पुद्गल स्कंद ऐसे हैं जो आंखों से दिखाई देते हैं। अणु तो आंखों से दिखाई देता ही नहीं है, और स्कंद में भी बहुत कम स्कंद ऐसे हैं जो हमारी आंखों से दिखाई देते हैं। तो वो जो आंखों से दिखाई देने वाले स्कंद है वो कहाँ से आ गए? क्योंकि बाकी तो सब सूक्ष्म परमाणु दिखाई नहीं देते, वो कैसे बने आंखों से दिखाई देने वाले? मतलब अचाक्षुष स्कंद से चाक्षुष स्कंद कैसे बन गए? प्रश्न अप्रोप्रिएट लग रहा है कि नहीं? पहले तो क्यों? क्योंकि इसमें प्रश्न क्या है कि दिखाई देने योग्य स्थूल स्कंद की उत्पत्ति का कारण क्या है, या ये कहें कि अचाक्षुष स्कंद चाक्षुष स्कंद कैसे बन गया। तो ये प्रश्न में भी एक बहुत बड़ा सिद्धांत इंक्लूड है। क्या सिद्धांत है? कि कभी भी जो जीव द्रव्य है
वह चाक्षुष स्कंद नहीं बनेगा। धर्म द्रव्य चाक्षुष स्कंद नहीं बनेगा। काल द्रव्य चाक्षुष स्कंद नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो अचाक्षुष स्कंद है उससे ही चाक्षुष स्कंद बनेगा। ये तो इतना तो प्रश्न में ही उन्होंने सिद्धांत डाल दिया। जो नहीं दिखाई देने वाले हैं स्कंद, उन्हीं वो ही पलट कर दिखाई देने वाले स्कंद बन जाते हैं। ये एक सिद्धांत अलग ही इसमें बता दिया है। तो कैसे बने वो, उसके लिए सूत्र दिया है, भेद संघाताभ्याम चाक्षुष। जो आंखों से दिखाई देने वाले स्कंद हैं वो कैसे बनते हैं? स्कंद भेद और संघात दोनों के एकत्र रूप होने से उत्पन्न होते हैं, अकेले भेद से नहीं होते। क्या कारण है इसका? अकेले भेद से नहीं होते। मंजू जी, कोई कारण दिखाई देता है इसमें? हाँ दीदी, क्या? अकेले अकेले भेद से नहीं होगी, क्योंकि परमाणु जो है ना वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो हमको दिखाई नहीं देते। लेकिन जो जो परमाणु स्कंद रूप हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो जो नहीं दिखाई देने वाले परमाणु हैं वो स्कंद रूप में आके जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो भी दिखाई देने लगते हैं। हाँ। और आ, हाँ, और किसी को कोई कारण दिखाई दे रहा हो तो वो भी हैंड रेज कीजिए। हाँ रेणु जी बोलिए। दीदी अचाक्षुष स्कंद का भी भेद होगा और अचाक्षुष स्कंद का संघात होगा तो भी चाक्षुष स्कंद बन जाएगा। जैसे आपने मतलब O2 और H2 मिलाया था तो पानी बन गया। O2 भी दिखाई नहीं देता और H2 भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जब उसका मेल हो जाता है तो पानी बन जाता है, तो वो चाक्षुष स्कंद हो गया। हाँ ठीक है वो तो, पर क्यों ऐसा क्यों नहीं, मतलब संघात से क्यों नहीं उत्पन्न हो रहे? मतलब अकेले भेद से क्यों नहीं उत्पन्न होता, केवल टूट दीदी कर बन जाए खाली भेद से तो दीदी टूट जाएगा ना वो। तो? टूट जाएगा तो क्या होगा? वो टूट के जब मतलब जब एक अचाक्षुष स्कंद चाक्षुष स्कंद से मिलेगा तभी वो चाक्षुष स्कंद बनेगा। मतलब जो नहीं दिखाने वाला छोटा परमाणु है, जब वो बड़े उससे मिलेगा तो हमें वो दिखाई देगा, अदरवाइज वो हमें दिखाई नहीं देगा दीदी। अच्छा ठीक है। कुंदन जी बोलिए। हाँ दीदी, यही है ना कि जो छोटा पुद्गल द्रव्य, जब पुद्गल द्रव्य इतना छोटा है हम्म। तो फिर वो क्या, उसमें और संघात होगा और स्कंद आके मिलेंगे तब वो चाक्षुष स्कंद होगा। भेद हाँ, से तो और छोटा होता जाएगा ना। मुझे यही डाउट था कि ये शंका होगी सबको, मतलब ऐसा इस दिशा में सोच सकता है कोई। आ, अभी क्या लग रहा है सबको कि परमाणु जो है वह सूक्ष्म है और उसमें और परमाणु आकर मिलेंगे तब वह अचाक्षुष होगा, तब वह चाक्षुष होगा। क्योंकि परमाणु तो दिखाई नहीं दे रहा है हमें, परमाणु इतना सूक्ष्म है कि वो दिखाई नहीं देता। अब वो दिखाई देने योग्य कब बनेगा? कि जब वो स्कंद रूप में हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि सिर्फ परमाणु ही दुनिया में ऐसा नहीं है जो आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है। पुद्गल द्रव्य की बात कर रहे हैं हम, बाकी द्रव्यों की तो बात ही अलग है। केवल पुद्गल द्रव्य में भी केवल परमाणु ऐसा नहीं है जो आंखों से नहीं दिखाई दे रहा, अनंतानंत स्कंध ऐसे हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते। ठीक है, इसलिए मन में ये डाउट मत रखना कि जो अचाक्षुष है वह पुद्गल परमाणु है। ये अगर डाउट बच गया हो मन में तो उसको निकाल देना। जो अचाक्षुष है वह परमाणु की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अचाक्षुष स्कंद, देखो प्रश्न में ही दिखेगा आपको, अचाक्षुष स्कंद चाक्षुष कैसे बनते हैं, स्कंद की ही बात है, परमाणु की बात ही नहीं है अभी यहाँ पर। तो परमाणु तो अचाक्षुष है ही। ठीक है, तो परमाणु तो कभी भी, मतलब वो परमाणु के रूप में चाक्षुष भी नहीं होंगे, हमेशा अचाक्षुष ही रहेंगे परमाणु तो। लेकिन यदि वो स्कंद के रूप में आएंगे तब चाक्षुष होंगे। ये बात महत्वपूर्ण थी, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि ये किसी किसी को डाउट हो सकता है ये, कि वो अचाक्षुष मतलब परमाणु समझ रहे हो, अचाक्षुष का मतलब यहाँ पर स्कंद से है। तो अचाक्षुष जो स्कंद है वह चाक्षुष में कैसे बदलते हैं, तो उसके लिए ये वाला सूत्र दिया है यहाँ पर, भेद संघाताभ्याम चाक्षुष। देखो, भेद और संघात दोनों से स्कंद चाक्षुष बनता है, अर्थात चक्षु इंद्रिय का विषय होता है।
अनंत अनंत परमाणुओं के समुदाय से निष्पन्न होकर भी कोई स्कंद अचाक्षुष होता है, कोई स्कंद चाक्षुष होता है। कोई उदाहरण इसका? अनंत अनंत परमाणुओं से मिलकर कोई स्कंद बना हो और अचाक्षुष हो, ऐसा कोई उदाहरण किसी को ध्यान में आ रहा है? सुषमा जी। हाँ दीदी, जय जी ने दी कार्बन शरीर। वेरी गुड, बहुत अच्छा, एकदम फास्ट ध्यान आता है उनको, सुषमा जी को। तो कारमान शरीर कैसा है? अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं से मिलकर बना है, लेकिन दिखाई तो देता ही नहीं है। ऐसा मतलब ये भी संभव है कि अनंत अनंत पुद्गल पर, ऐसा लगता है ना हमें कि खूब सारे पुद्गल परमाणु मिल जाएंगे फिर तो दिखना ही पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खूब सारे सूक्ष्म अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं से मिलकर कारमान शरीर बना है, फिर भी वह हमें दिखाई नहीं देता। औदारिक शरीर रूप स्कंद चाक्षुष है, और उससे अनंत गुणे परमाणु वाले कारमान शरीर रूप स्कंद चाक्षुष नहीं है। औदारिक शरीर में ज्यादा पुद्गल परमाणु है या कारमान शरीर में? निशा जी। सारे जैसे सभी दोनों में ही है ना कार्बन, तो स्कंद दोनों में ही है ना, है तो कार्बन शरीर में भी और ऑर्गेनिक शरीर में भी है। ज्यादा किस में है, प्रश्न ये है। औदारिक शरीर मतलब समझ गए, जो अभी दिखाई दे रहा है हमें शरीर, वो शरीर दिखाई औदारिक। और कारमान शरीर कार्बन मतलब जो अंदर है, 8 कर्मों का, ज्ञानावर्णाधिक 8 कर्मों से बना हुआ, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो इन दोनों में से पुद्गल परमाणु ज्यादा किस में है, प्रश्न ये है। क्योंकि ये चल चुका है हमारा, और एग्जाम भी दे चुके हो आप इसकी, दूसरे या तीसरे अध्याय में ही चल चुका है ये हमारा। अर्चना जी। मेरी ध्यान मेरी पक्का नहीं कह सकते वैसे औदारिक शरीर में। थोड़ा थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। प्रीति जी। कार्बन शरीर में अनंत गुणे परमाणु होते हैं, औदारिक शरीर से। हाँ बिल्कुल ठीक बोला प्रीति जी ने, कारमान शरीर में परमाणु ज्यादा है। किसकी अपेक्षा? औदारिक शरीर की अपेक्षा ज्यादा परमाणु है कारमान शरीर में। जबकि औदारिक शरीर तो दिखाई दे रहा है और कारमान शरीर दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो इसलिए दिखाई देने या नहीं देने से उसके परमाणुओं के कम ज्यादा होने का कोई सिस्टम नहीं है। परमाणु ज्यादा हो और वह नहीं दिखाई दे, परमाणु कम हो और वह दिखाई दे, ये दोनों स्थितियां संभव है। सूक्ष्म परिणमन वाले स्कंद का भेद होने पर भी कभी कभी वह सूक्ष्मता नहीं छोड़ता, इसलिए उसमें अचाक्षुषपना ही बना रहता है। मतलब वो जो कारमान शरीर है, उसका परिणमन तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि प्रति समय परिणमन चल रहा है उसमें भी, पर उसका जो सूक्ष्म परमा उसके जो परमाणु है वह सूक्ष्म है, और वह अपनी सूक्ष्मता को नहीं छोड़ते, इसलिए वह अचाक्षुषी रहते हैं, मतलब दिखाई नहीं देते। अकेले भेद से स्कंद चाक्षुष नहीं होता, भेद और संघात के से स्कंद चाक्षुष बनता है। किसी एक स्कंद के में भेद होने पर जब उस स्कंद का किसी दूसरे स्कंद से संघात होगा, तो उसमें स्थूलता की उत्पत्ति हो जाती है और वह चाक्षुष हो जाता है। एक सूक्ष्म स्कंद से भेद को प्राप्त कर जब वह सूक्ष्म स्कंद अन्य स्कंद से जुड़ता है, तो वह स्थूल होकर चाक्षुष हो जाता है, चक्षु इंद्रिय से जानने में आने लग जाता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो वायु हैं, दोनों नेत्र इंद्रिय से अगोचर स्कंद है। दोनों के मिलाप होने पर नेत्र इंद्रिय गोचर जल हो जाता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये परमाणु है या स्कंद है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हम्म, दोनों गैस है। तो ये जो दोनों गैस हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो वो परमाणु है या स्कंद है? ललिता जी। स्कंद है। क्यों?
स्कंद है वो दिखाई नहीं देता, परमाणु। ठीक है। अनेक, क्या होता है ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फील तो हो रहा है ना हमें, ऑक्सीजन अंदर जा रही है और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो पानी बन जाता है, ये सब हमें पता है। इसका मतलब कि वो स्कंद है। परमाणु तो बिल्कुल छोटे हैं और परमाणु भी यदि मिलाएंगे तो वो स्कंद बन जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों ही स्कंद हैं, पुद्गल स्कंद है, परमाणु नहीं है। और स्कंद दोनों कैसे स्कंद हैं? अचाक्षुष स्कंद है दोनों ही, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। लेकिन जब उन दोनों को मिला दिया जाए तो वो पानी बन जाता है, और पानी दिखाई देता है कि नहीं? पानी चाक्षुष स्कंद है या अचाक्षुष स्कंद है? पानी स्कंद है या अणु? और वह कैसा अणु है, ये बताना है आपको। चलिए, कौन बताएगा? पानी स्कंद है या परमाणु है? चलिए अनुज जी, भाई साहब, आज आप बताइए। दीदी जय जैन। हम्म। पानी स्कंद है। स्कंद है। चाक्षुष स्कंद है या अचाक्षुष स्कंद है? चाक्षुष स्कंद है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पानी चाक्षुष स्कंद है क्योंकि वह आंखों से दिखाई दे रहा है, तो वह चाक्षुष स्कंद है। तो अब ये दो जिससे मिलकर बना है वो पानी, वो तो दोनों अचाक्षुष थे, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। तो ऐसा भी संभव है, दो अचाक्षुष स्कंद मिलकर चाक्षुष बना देते हैं। इसलिए नेत्र इंद्रिय गोचर स्कंद होने के लिए जिसमें मिलाप हो वह स्कंद नेत्र इंद्रिय गोचर होना ही चाहिए, ऐसा नियम नहीं है। मतलब अचाक्षुष स्कंद से भी चाक्षुष स्कंद बन जाता है, और सूत्र में भी नेत्र इंद्रिय गोचर स्कंद चाहिए ही, ऐसा कथन नहीं है। सूत्र में सामान्य कथन है। तात्पर्य यह है कि एक अचाक्षुष स्कंद से टूटकर कोई अचाक्षुष स्कंद दूसरे चाक्षुष स्कंद से मिले, तब तो वह स्कंद चाक्षुष हो ही जाएगा। एक अचाक्षुष स्कंद से टूटकर कोई अचाक्षुष स्कंद दूसरे चाक्षुष स्कंद से मिले, है ना, भेद हुआ, इसमें स्कंद में भेद हुआ। ठीक है। पर ये तो दिखाई दे रहा है, इसको समझ लो कि हमें ये इंद्रिय गोचर नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, अचाक्षुष है, आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी है, ये स्कंद है। अब इसमें से एक अणु टूटकर अलग हो गया, एक परमाणु टूटकर अलग हो गया, और ऐसे स्कंद में जाकर मिल गया जो चाक्षुष था, जो हमें दिखाई दे रहा था, इसमें जाकर मिल गया, अचाक्षुष से टूटकर चाक्षुष में मिल गया, तो वह नियम से चाक्षुष ही हो जाएगा, वह परमाणु। ठीक है। पर यदि किसी अचाक्षुष स्कंद में भी मिले तब भी चाक्षुष हो सकता है। किसी अचाक्षुष स्कंद में मिले, अचाक्षुष स्कंद वो तो अपन ने देख ही लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो दोनों ही अचाक्षुष थे। एक अचाक्षुष स्कंद दूसरे अचाक्षुष स्कंद में जाकर मिले तो वह चाक्षुष भी हो सकता है और अचाक्षुष भी रह सकता है। यह वस्तुस्थिति जानने योग्य है, जानने में आ जाए तब तो बहुत बढ़िया है ही, नहीं भी आए तो अधिक विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके नहीं जान पाने से आपका मुक्ति मार्ग अवरुद्ध होने वाला नहीं है, यह भी बता दिया। जिनको किसी को लग रहा होगा कि अरे हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या फायदा ऐसी क्लास अटेंड करने से, समझ में तो कुछ आता ही नहीं है, नहीं आता है समझ में, तो क्या करें? क्लास में आना छोड़ दो फिर, तो फिर आ जाएगा ना समझ में। क्लास में आने से समझ में नहीं आ रहा है तो क्लास में आना छोड़ने से समझ में आ जाएगा क्या? कि फिर तो और भी नहीं आएगा, चांसेस भी नहीं बचेंगे। इसलिए यदि अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये तो क्षयोक्षम ज्ञान है, किसी का तीव्र हो, किसी का सूक्ष्म मतलब स्थूल भी हो सकता है। और हो सकता है कि आपका यहाँ पर उपयोग नहीं लग रहा हो इसलिए समझ में नहीं आ रहा, उपयोग लगाकर सुनो तो समझ में आ भी सकता है। फिर भी यदि समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, जिनवाणी सुनना, उसका एक अंश भी सुनना, वो कार्यकारी ही होता है, अकार्यकारी नहीं होता है। तो इसलिए सुनना नहीं छोड़ना चाहिए, समझने का प्रयत्न अवश्य रखना चाहिए, है ना। वो सुना होगा आपने, बुल्स आई होती है, क्या बोलते हैं उसको, एक ऐसा बोर्ड होता है, हम्म, क्या बोलते हैं उसको, वो जो डॉट डॉट लगाते हैं ना, जिसे दूर से फेंकते हैं और वो लग जाता है उसमें, है ना। तो उसमें बाहर से अलग कलर का, फिर दूसरा, फिर अलग कलर का, फिर तीसरा अलग कलर का, बीच में इतना सा रेड कलर का होता है छोटा सा।
तो वो उसमें हम निशाना साधते हैं तो वहां लग जाए। तो हमारी कोशिश क्या होती है, हर बार तीर फेंकते समय या वो जो भी है उसको फेंकते समय हमारी क्या कोशिश होती है कि बीच में ही लगे, आसपास नहीं लगे। क्योंकि सबसे बाहर लगेगा तो 10 नंबर है, उसके अंदर लगेगा तो 40 नंबर है, उसके अंदर लगेगा तो 80 नंबर है, सबसे अंदर लग जाएगा तो 100 नंबर का है। तो क्या करें, तो कि बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं, एक भी बार रेड वाले में जा ही नहीं रहा है, तो छोड़ दो, लगाना छोड़ दो, क्योंकि हम इतना तो ट्राई कर चुके हैं, नहीं लग रहा है तो छोड़ देते हैं। अब छोड़ देने से वो लग जाएगा क्या? हाँ, डार्ट बोर्ड सही लिखा आपने। तो वो छोड़ देंगे, यदि हम लगाना छोड़ देंगे, वो डार्ट को लगाना छोड़ देंगे, तो वह फिर लग जाएगा कि आपको 100 में से 100 नंबर मिल जाएंगे क्या आपको, कि नहीं मिलेंगे, 0 नंबर मिलेंगे। और यदि आपने ट्राई करते रहे तो 100 नहीं तो 80, 80 नहीं तो 60, 60 नहीं तो 20, कुछ तो नंबर मिलेंगे। इसलिए ट्राई करना छोड़ना नहीं चाहिए, और कभी ना कभी लग भी जाएगा, वो जरूर लगेगा। ट्राई करते रहो, कभी ना कभी बीच में लग जाएगा, तो 100 नंबर आ जाएंगे पूरे आपके। इसलिए हम यदि ट्राई करना ही छोड़ देंगे तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं, कोई मार्ग ही नहीं बचेगा। इसलिए सुनना, समझने की कोशिश करना, यदि समझ में नहीं आए तो उसको वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाना, बस इतनी सी बात है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये पुद्गल द्रव्य जो है वो दो प्रकार का है, अणु और स्कंद, है ना। और बार बार प्रयास करते हैं ना यहाँ पर समझाने का, तो उसमें फिर से समझने का प्रयास करना चाहिए। पुद्गल द्रव्य दो प्रकार का, एक अणु रूप में और एक स्कंद रूप में। तो वो जो अणु है वह तो भेद भेद से ही बनेगा, और जो स्कंद है वो भेद से, संघात से और भेद मतलब टूटने से, मिलने से और टूटकर मिलने से, इस तीन तरीके से बन सकता है स्कंद। ठीक। और अब जो अचाक्षुष है, मतलब आंखों से नहीं दिखाई देने वाला स्कंद है, वह आंखों से, ऐसा क्या हो कि आंखों से दिखाई देने लगे, तो वह ऐसा हो कि वो जो जो परमाणु है, मतलब वो उससे, मतलब वो तीन दो तरीके से बनेगा, भेद से और संघात से, दोनों से स्कंद चाक्षुष बनता है। अर्थात चक्षु इंद्रिय का विषय होता है। मतलब उसको किसी से भेद होना पड़ेगा, परमाणु रूप में आकर दूसरे में जुड़ना पड़ेगा, तब वो चाक्षुष स्कंद में जुड़ेगा, तब चाक्षुष हो जाएगा। या अचाक्षुष में भी मिलेगा तब भी चाक्षुष हो सकता है। ये शॉर्ट में हमने समझा। अब 29 नंबर का सूत्र है। अब यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र आने वाले हैं। 29th 30th नंबर के दो सूत्र ले लेते हैं हम साथ में ही। सद्द्रव्य लक्षण और उत्पाद व्यय ध्रुव्य युक्तम सत। मतलब यहां तक सभी द्रव्यों का सामान्य कथन हो गया है, और अब इसके बाद, मतलब सब द्रव्यों का अलग अलग कथन हुआ है, और अब सामान्य कथन जो सभी द्रव्यों में लागू पड़े, किसी एक द्रव्य की बात नहीं है, अब सभी द्रव्यों में लागू पड़ने वाला कथन यहां से प्रारंभ हो रहा है। सद्द्रव्य लक्षणम मतलब क्या है, कि द्रव्य का लक्षण सत है। सत क्या है? सत मतलब अस्तित्व। जैन सिद्धांत प्रवेशिका हमने हमने पढ़ा था अस्तित्व गुण की परिभाषा। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश ना हो और वह द्रव्य किसी से उत्पन्न भी ना हो, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। वही अस्तित्व गुण सत कहलाता है। सत्ता, सत मतलब सत्ता। तो जो सत्तावान हो वह द्रव्य है। कोई भी वस्तु, आपको पता लगाना हो कि ये द्रव्य है कि नहीं है, तो आप पता लगाओ कि उसकी सत्ता है कि नहीं। सत्ता कैसी होना चाहिए? अविनाशी, मतलब वो कभी उत्पन्न भी नहीं हुई हो और जिसका कभी नाश भी ना हो, ऐसी सत्ता होगी तो वह द्रव्य है। और और कैसा है द्रव्य? उत्पाद व ध्रुव्य युक्त। वो जो सत्ता है वह कैसी है? तो वह उत्पाद व ध्रुव्य से युक्त है वह सत्ता। मतलब वह सत्ता जिसमें उत्पाद व्यय भी हो और ध्रुव्यपना भी हो, वह द्रव्य है ना। कैसे पता लगा लिया हमने कि 6 ही द्रव्य हैं दुनिया में? और भी तो हो सकते हैं भैया। स, जो गीता पढ़ते हैं उनको गीता सही लगती है, जो कुरान पढ़ते हैं उनको कुरान सही लगती है, हम जिनवाणी पढ़ते हैं तो हमको जिनवाणी सही लग रही है। ऐसा नहीं है। आप परीक्षा कर सकते हैं कि इन 6 द्रव्यों के अतिरिक्त दुनिया में और कोई सा भी द्रव्य नहीं है। और द्रव्य किसको कहा? कि सद द्रव्य लक्षणम। और सत किसे कहा? उत्पाद व ध्रुव्य युक्तम सत। जो उत्पाद व और ध्रुव से सहित हो वही सत है। अब हमें पता करना हो कि यह द्रव्य है या नहीं, है ना। एक कागज हमने उठाया, यह द्रव्य है या नहीं,
पता करना हो तो क्या करें हम? इसमें हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इसमें उत्पाद हो रहा है कि नहीं, व्यय हो रहा है या नहीं, या ये ध्रुव्य रूप से है या नहीं। 3 चीजें पता करनी है हम। तो कैसे पता करेंगे? क्योंकि सत्ता द्रव्य का लक्षण है, और सत्ता कैसी होनी चाहिए? उत्पाद व्यय और ध्रुव्य वाली सत्ता होती है, होनी चाहिए, नहीं होती है। उत्पाद व्यय ध्रुव्य युक्त सत्ता होती है। तो जिस भी वस्तु में उत्पाद व्यय और ध्रुव्य दिखाई दे वह द्रव्य है। अब इसमें हमें पता करना है उत्पाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कि हाँ, 10 दिन बाद हमने देखा तो ये कलर जो व्हाइट है वो येलोइश हो गया, इसका मतलब ये चेंज होता जा रहा है, प्रति समय चेंज हो रहा है ना। चेंज हो रहा है इसका मतलब पहले जो सफेद पना था उसका व्यय होता जा रहा है, पीले पने का उत्पाद होता जा रहा है। ठीक, उत्पाद व्यय तो सिद्ध हो गए। अब ध्रुव है कि नहीं, कि हर